हेलो, वॉइस क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए, तो कल जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? डायनेमिक रैम। ठीक है, तो मैंने उसका डायग्राम वगैरह बना दिया था आपको। ठीक, जिसमें एक एनमॉस ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, एक मॉस कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, हम लोग क्या करते थे, वर्ड लाइन में एक इनपुट देते थे, वन मतलब हाई वोल्टेज देते थे, जिसकी वजह से गेट पर हाई वोल्टेज होता था, और एनमॉस क्या होता था, ऑन हो जाता था, जिसकी वजह से जो बिट लाइन थी वो मॉस कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाती थी। ठीक है, तो जितना भी डेटा हमारा स्टोर होता था या फिर स्टोर करना होता था वो हम लोग स्टोर कर सकते थे। ठीक, क्लियर ना? तो Yes, sir. उसके बाद हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिए। जैसे फर्स्ट क्या है, डी रैम ओनली रिक्वायर्स वन ट्रांजिस्टर एंड वन कैपेसिटर। ठीक है, ये हमने कल देखा भी था। सो इट्स साइज इज लेस एज कंपेयर टू एस रैम, क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स ही अगर कम लगे हुए हैं किसी भी चिप पे तो उसका साइज भी कम होगा। ठीक, एंड इट हैज़ 4 times द डेंसिटी एज कंपेयर टू एस रैम, कि एस रैम की जितनी, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हमारे पास कम कंपोनेंट्स हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, और ज़्यादा कंपोनेंट्स है तो ज़्यादा हो जाएगी, और कम कंपोनेंट्स है तो कम हो जाएगी। ठीक है, बट क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि हमें हमें यहाँ पर साइज भी हमें कम लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं सेम एरिया पे। इसका मतलब इस तरह से समझिएगा कि अगर हमें कोई भी एक चिप दी हुई है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, डी रैम को हम जो एस रैम लगाते हैं वो हम कम लगा सकते हैं ना, क्योंकि उसका जो रिक्वायरमेंट है साइज का वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। सपोज हमने ये एरिया ले लिया। ठीक, अब इस पर मुझे एस रैम भी इम्प्लीमेंट करना है और डी रैम भी इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर मैं एस रैम इम्प्लीमेंट करने जाऊंगा तो सपोज हम ये 4 ही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि इसकी साइज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर मुझे डी रैम इम्प्लीमेंट करनी होगी तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी कितनी हो गई, 16, 4 टाइम्स थी ना। तो अगर Yes, उसमें हम 4 इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे एस रैम, तो यहाँ डी रैम हम कितने, 16 इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? yes, sir. चलिए, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ डी रैम इज 1/5 ऑफ एस रैम, क्योंकि कंपोनेंट्स भी हम लोग कम यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट होगी डी रैम की वो काफ़ी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एस रैम। तो वो लिखी हुई है लगभग 1/5 ऑफ एस रैम। ठीक है, इतनी हो जाएगी। तो ये दूसरा एडवांटेज है। अब एक चीज़ यहाँ पर होती है, मैंने क्या बताया था कि डी रैम में वो टाइम के साथ साथ, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, और टाइम के साथ साथ क्या होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, Vanish. हो- वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक रिफ्रेश करने की सर्किटरी हमें ऐड करनी पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें बार बार इसको रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो डेटा रिटेन करके रखे। तो एक पॉइंट और लिखिए, टू रिमूव to remove the drawback of refreshing, we can use IRAM। ठीक है, IRAM क्या होता है, इंटीग्रेटेड रैम। इसको हम लिख लेते हैं इंटीग्रेटेड रैम। ठीक है, एक और टाइप का रैम है
जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग ये जो रिफ्रेशिंग का ड्रॉबैक है इसको दूर कर सकें, क्योंकि रिफ्रेश करना एक ड्रॉबैक ही तो है कि हमें बार बार इसको एक सर्किटरी एडिशनल लगानी पड़ रही है जिसकी वजह से हम लोग इसको रिफ्रेश कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको बताने के लिए किया गया है। विच रिफ्रेश सर्किटरी, in which refresh circuitry is present on chip. On chip, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या हो रहा है, इसमें एडिशनल हम लोग रिफ्रेश सर्किटरी देकर इसको बना रहे हैं। ठीक है, इसी का ही एक मॉडिफिकेशन है डी रैम का ही, जिसको हम आई रैम बोलते हैं, और इसी में हमने क्या किया, एक रिफ्रेश सर्किटरी को भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ऑन द सेम चिप। ठीक, देन जो मैक्सिमम रिफ्रेश टाइम होता है, टाइम इज टेकन एज 2/4/8 मिली सेकेंड। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अलग अलग तरह की रैम भी आती है उसके लिए, और किसी का 2 होता है, 4 होता है, 8। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता इतनी हमारा, और जो मेजरली माना जाता है वो 4 मिली सेकेंड का माना जाता है, इतना रिफ्रेश टाइम लगता है। ठीक, इन बर्स्ट मोड, in burst mode of refreshing, each row of cell, रो ऑफ सेल क्या होता है, वर्ड होता है ना, cell are refreshed at the same time, at the same time, and all memory operations are suspended at that time। ठीक है, ये चीज समझे कि बस्ट मोड में क्या होता है कि हम लोग एक एक को ना करके बस्ट मोड में एक साथ हम पूरी जो भी सेल होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं, उनके पूरी रो को हम एक साथ क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, और उस टाइम पे मेमोरी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हम सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, कोई भी काम नहीं हो रहा होगा उसमें, सिर्फ रिफ्रेश ही होता है। ठीक है, तो ये आपको डी रैम के बारे में, डायनेमिक रैम के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए, बाकी डायग्राम मैंने बनाया हुआ था, इसके बारे में आप लोग ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, एक लास्ट हमारी रैम बची हुई है जिसके बारे में, जिसका कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है, सिर्फ आपको उसके बारे में लिखवाना है, क्योंकि जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उसको दूर करने के लिए जो नॉन वोलेटाइल रैम, इसको बोलते हैं NV रैम। ठीक, पहले समझ लीजिए ये क्या करता है। अभी जैसे वोलेटिलिटी जो हमने देखी इसमें, ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ा था, हर बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, क्योंकि डेटा क्या हो रहा था, बार बार वैनिश आउट हो जा रहा था। ठीक, तो उससे बचने के लिए हमने एक और रैम बनाई जिसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल रैम। इसमें क्या करते हैं कि जो नॉर्मली हमारी स्टैटिक रैम होती है उसको हम, अब आपको रोम के बारे में पता नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, EEP रोम होती है, जिसके साथ में हम क्या करते हैं, उसको
कनेक्ट कर देते हैं या फिर उनको हम एक साथ बनाते हैं। तो उसमें होता है क्या कि जो भी रैम का टेम्परेरी डेटा होता है, जब भी पावर ऑफ होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही वो क्या होता है, वो रोम में सेव कर देता है। ठीक है, देखा नहीं है आपने, कई सारी क्या होती हैं एप्लीकेशन जो होती हैं दोबारा चल जाती हैं, ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइम से। तो वो किसकी वजह से होता है, एनवी रैम, क्योंकि वो क्या करता है रोम में जब भी पावर ऑफ होता है या किसी वजह से भी आपका सिस्टम बंद होता है, तो वो ट्रांसफर कर देता है पूरा डेटा, जो टेम्परेरी डेटा होता है वो रोम में सेव कर देता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो उसमें जब सेव कर देता है तो अगेन जब भी पावर ऑन होगा और हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हमें वहां से मिल जाएगा। ठीक है, आपने अपनी ऐसी चीज देखी होंगी कि एकदम से शटडाउन हुआ, शटडाउन होने के बाद दोबारा जब ने ऑन किया तो हमें उसी जगह से मिलती हैं कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, वो इसी वजह से होती है कि उसका डेटा जो होता है वैनिश आउट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं रॉम में सेव हो जाता है। उसके बाद जैसे ही हम ओपन करते हैं वैसे ही वो फिर से उसी जगह से उठा लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो इसके बारे में दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं। तो एनवी रैम are formed by a combination of a static RAM and EEP ROM। परेशान मत होइएगा, ये हम लोग भी पढ़ेंगे। जो EEP ROM लिखा है मैंने, तो उसको मैं चाहूँ तो लिख भी देता हूँ। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा हमारा इसी पे बेस्ड होगा। ठीक, पहला पॉइंट तो हो गया कि हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर व्हेन इलेक्ट्रिकली powered NVRAM acts like a RAM, whereas when the power fails, it will save the data in EEP ROM। ये चीज समझ में आई? जो मैंने बताई थी वही मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आपके लिए पॉइंट बन जाए। ठीक है, तो जैसे ही पावर फेल होता है क्या होता है, जितना भी कंटेंट होता है रैम का वो पैरेलली ट्रांसफर हो जाता है किसमें, ईईपी रोम। ठीक है, और ट्रांसफर टाइम जो होता है, ट्रांसफर टाइम इज टिपिकली 4 मिली सेकेंड। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया इसके बारे में। अब क्या होता है कि एज सून एज द पावर इज reapplied,
all the saved content can be transferred back to RAM। तो इतनी स्टोरी आपको पता भी है पहले से, अभी जो मैंने लिखी थी बताई थी आपको, तो ये लगभग वही स्टोरी मैंने लिखवाई है, ठीक है। तो जब भी हम लोग स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टोर सिग्नल की ज़रूरत होती है, और जब भी हम फेच करते हैं डेटा EEPROM से तो क्या होता है, एक रिकॉल सिग्नल यूज़ होता है, ठीक है। तो हम आपको ऐसे बना दे रहे हैं कि स्टोर सिग्नल is used to store data या फिर कंटेंट from RAM to EEPROM, ठीक है। और recall signal is used to transfer data from EEPROM to RAM। समझ गए? और it doesn't need any battery backup, doesn't need any battery बैकअप। तो इसको किसी भी बैटरी बैकअप की जरूरत नहीं होती है इस काम के लिए, ठीक है। क्लियर? तो ये अगर इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं, बोलिए। Yes, sir. ठीक, चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं टॉपिक। चलिए, इतना रैम में कवर हो चुका है, जितना भी चीजें कवर होनी थी रैम में वो कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, एक नया टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PLD वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है आपके लिए, बट अगर आपने अभी मिस कर दिया तो पूरा ये काफ़ी चीज़ें कंटेन करता है, तो वो आपको कुछ समझ में नहीं आने का, ठीक है। PLD का नाम सुना है पहले आपने कभी? बोलिए। क्यों बच्चों, PLD का नाम सुना? नहीं सर। चलिए अभी देखिए रिलेट कर पाएंगे, मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये एग्जैक्टली इवॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है। और वाकई हम जानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। तो सबसे पहले हमने एक क्लास में हमने पढ़ाया भी था इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये पढ़े थे आपने? तो Yes, sir. इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट में देखिए पहले क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती क्या है, आईसीज होती हैं, ठीक। तो हम ये कहते हैं कि जैसे लैब में देखते हैं हम कि हमारे पास जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं जिनसे हम कोई भी सर्किट फॉर्म कर सकते हैं। किसी भी बड़े सर्किट को बनाने का एक तरीका क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट आईसीज हमारे पास होती हैं,
ठीक, जैसे बेसिकली हमारे पास लॉजिक गेट्स की आईसी होती है, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स की आईसी, या फिर हम जैसे करें मक्स की आईसी, एनकोडर की आईसी, ठीक है, डिकोडर की आईसी, एक्सेट्रा, ठीक। तो हमारे पास बेसिकली होती ही आईसी, कुछ आईसी होती है, और हमें क्या करना पड़ता है, एक बड़ा सा सर्किट बनाना होता है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे जाइए कि कोई भी हमारा जैसे टॉय होता है ना, ठीक, या कोई भी डिवाइस होती है जिसको हमें हमें क्या करना पड़ता है, बनाना होता है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम जो भी उसकी चिप होती है या फिर जो भी पीसीबी होती है, उसमें हम डिफरेंट आईसीज को कनेक्ट करें उनके पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है, ताकि रिलेट कर सकें। तो पहले हम क्या करते हैं, एक हमारा मेथड जो सबसे पहला वाला मेथड है, उसमें किसी भी जो भी टॉय होता है या पीसीबी को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए हम डिफरेंट आईसीज का यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सप्रेशन। जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है ना, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड हमारा वो हो गया। बट इस मेथड में क्या होता है, ठीक, यहाँ हम लिखते भी जा रहे हैं साथ में कि डिफरेंट, जो पहला मेथड था हमारा, तो डिफरेंट आईसीज आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो हम जैसे क्या करते हैं कि मक्स लगा देते हैं, मक्स के साथ में गेट्स लगा देते हैं किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को निकालने के लिए, ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या है पहले हम देखते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा आगे का इवॉल्व होगा टेक्नोलॉजी। तो पहला ड्रॉबैक क्या है इसमें कि लार्ज पावर रिक्वायरमेंट, ठीक। लार्ज पावर रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जितनी ही हम लोग आईसीज लगाएंगे किसी भी सर्किट को फॉर्म करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आईसीज लगाएंगे, ठीक है, तो उसका पावर कंजम्पशन भी तो होता है, ठीक। और अगर हम आईसीज लगा रहे हैं तो हम उसके सर्किट को बहुत बड़ा बनाते हैं, बहुत बल्कि बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से भी पावर, मैंने बताया था ना आपको, जितना भी एरिया आप ज्यादा कवर करेंगे उतनी ही पावर रिक्वायरमेंट होगी। और हर एक लॉजिक गेट का या हर एक आईसी की एक पावर रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हमारे पास हो जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है जो मैंने बताया अभी, लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे देखिए लैब में तो चल जाता है कि ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं, तो लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट भी है, तब भी हमें वहां पर लैब वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बहुत ऑब्सोलीट टाइप की चीजें हैं कि हम सिर्फ लैब में यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बल्कि का सा सर्किट हमें देगा, ठीक है। तो उसको हम अगर यूज करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। आजकल देखा है आपने कितना कॉम्पैक्ट चीजें आने लगी हैं, हम क्या करते हैं, एक ही सबस्ट्रेट पर सब कुछ डिजाइन कर लेते हैं ट्रांजिस्टर्स की फॉर्म में। इसके पहले हमने मॉसफेट टेक्नोलॉजी देखी होगी, तो उसमें क्या करते हैं, हम सब एक ही सबस्ट्रेट पे या एक ही बॉडी पे हम सारी चीजें लॉजिक गेट्स के फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां तक धीरे धीरे इवॉल्व होके गया, लेकिन ये क्या है, आपकी जो छोटी टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, जैसे एसएसआई और एमएसआई। तो एसएसआई और एमएसआई में हम लोग का ये यूज होता था टेक्नोलॉजी, समझ गया। तो इसमें एक चीज और भी आती है, लार्ज कॉस्ट, लार्ज कॉस्ट। तो कॉस्ट लार्ज क्यों होगी, क्योंकि हम डिफरेंट आईसीज ले रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स लगेंगे, छोटे छोटे ऑपरेशंस होंगे, और सभी के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग लॉजिक गेट्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। साथ में उसकी पैकेजिंग वगैरह भी, ठीक है। और उसके जो हम लोग चिप लेते हैं या पीसीबी लेते हैं, तो उसको परचेज करने के लिए भी ये सब धीरे धीरे करके कॉस्ट बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। तो डिजाइनर्स ने क्या किया यहाँ पे, एक दूसरी टेक्नोलॉजी लेकर आए, ठीक। अभी आपकी पहले तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं,
यहाँ पे 1 करके लिखते हैं। फिर सेकंड चलते हैं। तो पहले में हमने देखा आईसीस, ठीक है। दूसरे में हम देखते हैं एक नया कंसेप्ट लेके आए डिजाइनर्स, उसको बोलते थे एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसी, जिसको बोलते हैं ASIC, एसिक, ठीक। अब इसमें क्या होने लगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, जैसे आप सोचिए कि हमें कोई भी एक टॉय चाहिए, ठीक है। तो एक टॉय जो होता है हमारे सिर्फ हमारे लिए तो नहीं बनता, ठीक है। उसकी मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट्स बनती हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, डिजाइनर्स को बोला कि हमारे लिए एक काम करिए कि इस तरह का एक टॉय बना दीजिए जिसका ये फंक्शंस हो गए। जैसे होती है रोबोटिक कार आती है, तो रोबोटिक कार अगर हमें सिर्फ एक ही यूनिट बनानी हो तो क्या होता है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम एक तो डिजाइनर्स बना रहे हैं उस चीज को, ठीक है, डिफरेंट आईसीज भी लग रही हैं, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपको जितने भी मोबाइल्स आते हैं, आपके पास जो भी मोबाइल है, तो उसमें आपने देखा होगा कि इंटेल बनाता है, ठीक है। एक इंटेल ने प्रोसेसर बनाया, ठीक। अब इंटेल ने प्रोसेसर सिर्फ एक ही मोबाइल के लिए तो बनाया नहीं है, वही प्रोसेसर आपका कई डिफरेंट मोबाइल्स में चल रहा है, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट जो उसकी डिजाइनिंग में यूज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी ऐसी एप्लीकेशन के लिए, जैसे लैब वैब के लिए हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हमें किसी एक बहुत बड़े टास्क के लिए उसको यूज करना पड़ता है, और एक नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा अगर हम लोग कमर्शियली यूज कर पाएंगे उसको, तभी हम लोगों के लिए वो सही होता है, क्योंकि एसिक में इसकी इनिशियल कॉस्ट, डिजाइनिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो कुछ 2-3 पॉइंट लिखते हैं, तब हो सकता है ज्यादा समझ में आए ये चीज। पहला पॉइंट क्या है, टू डिजाइन एन आईसी, टू डिजाइन एन आईसी फॉर स्पेसिफिक टास्क। अब जो भी स्पेसिफिक टास्क होगा उसी के लिए ही हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, बाकी किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाले में क्या किया, हमने डिफरेंट आईसीज को कनेक्ट किया, ठीक है, और उनसे हमने बना लिया जो भी पीसीबीज हमारी हैं। तो आईसी के फॉर्म में हमें चीजें कंपोनेंट्स मिले, उनको हमने जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उससे हमने बना लिया। लेकिन अभी क्या हो रही है कि जैसे मोल्ड होता है ना, आपने जैसे डाई होती है, डाई, जैसे पत्तल दोने बनाने के लिए भी एक डाई यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बॉटल्स बनाने के लिए डाई यूज करते हैं, तो वो हम लोग स्पेसिफिकली उसी के लिए बनाते हैं। किसी का अगर कोई बिजनेस वगैरह होगा उसके घर में, तो वो जान सकता है कि एक छोटी सी जो दवा की शीशी होती है ना, ठीक, उसके लिए हम लोग एक डाई बनाते हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग फिर मल्टीपल नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए यूज करते हैं, और हम किसी तरह की डाई उससे नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमें जो इनिशियल कॉस्ट पड़ती है वो डाई की, वो ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो हमारा फायदा कब होगा, जब हम क्या करते हैं, हम क्योंकि दोबारा तो दूसरी चीज के लिए तो यूज कर नहीं सकते, उसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको हम डिजाइनर से बनवाते हैं, तो वो लोग पैसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको डिजाइन करने में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, ठीक। तो टू डिजाइन एन आईसी फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एज एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं कि हमने क्या बना लिया, एक एडर या फिर मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसकी पूरी हमने एक आईसी बना के रख ली, एक हमने एक सर्किट बना लिया कि जो ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसको हमें कहीं यूज नहीं करना है, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर एक पूरा पूरा सर्किट आ गया, क्लियर। तो ये वही टास्क करेगा, ठीक है। यस सर। फिर दूसरा पॉइंट इसके बारे में है, अभी घबराइए नहीं, हम बस इवॉल्व कर रहे हैं यहाँ से, और हमारा मेन चीज़ ये नहीं है कि हमको ये पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ना है वो अभी हमारा आएगा, तो उसके बाद उसको पढ़िएगा। तो इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई,
ठीक। सो requires a large number of यूनिट्स। जो मैंने अभी बोला था, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स हम अगर हम निकाल सकते हैं उससे तभी तो फायदा है हमारा। तो कमर्शियली यूज करेंगे तो हम लोग का फायदा हो सकता है इसमें, जैसे कि मोबाइल प्रोसेसर्स, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कमर्शियल पर्पस में हम लोग अगर इसको यूज करते हैं तभी हमारा इसका फायदा है। तो एक प्रोसेसर अगर बना दिया इंटेल ने तो वो सभी में चल रहा है, ठीक है। तो जो भी फीचर्स थे उसके वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जिसको जिसको वो फीचर चाहिए, अब उसमें अगर कोई चेंज करना चाहता है तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोसेसर आया, जब नई नेक्स्ट टेक्नोलॉजी निकलेगी, ठीक है, नया तरह का प्रोसेसर बनाया जाएगा, एक एडवांस वर्जन निकाला जाएगा, तभी उसके ऑपरेशन में हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं, वरना पूरा मदरबोर्ड बन के आता है, आप भी जानते होंगे, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, वो वही टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक। ये सेकंड स्टेज थी। अब थर्ड स्टेज में हमारे पास क्या है, पीएलडी, ठीक। पीएलडी बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं, एलएसआई सर्किट्स में। अभी भी हम जो हमने पढ़ चुके हैं मॉसफेट वगैरह, ये वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं, लेकिन हम क्योंकि रॉम के बारे में बताना चाह रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो रीड ओनली मेमोरी जो होते हैं एलएसआई टाइप के सर्किट होते हैं, ठीक है। ये समझ रहे हैं लार्ज स्केल आईसीज। Yes, sir. तो अब इवॉल्व होके पीएलडी आया। पीएलडी में क्या हुआ, इसमें पहले लिखा था मैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, तो जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अब हम उस हिसाब की हम आईसीज बना रहे हैं या फिर लॉजिक डिवाइसेस बना रहे हैं, कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेट स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, जिसमें सारी चीजें लगी होती हैं, ठीक। जैसे आपको क्या हुआ, जैसे आपको सिर्फ कनेक्शन देने ही बाकी रह जाएंगे, जैसे ब्रेडबोर्ड होता है ना, ब्रेडबोर्ड देखा होगा आपने, तो ब्रेडबोर्ड में हमको जिस जिस चीज को यूज करना होगा हम उसी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, बाकी को कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक हमारे पास ऐसा चीज आया है कि जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, बाकी वो अनयूज्ड रह जाएगा, वो उसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको हमने एनकोडर डिकोडर वगैरह बताए थे, ठीक है, अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है कोई भी एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें कुछ पिन्स तो हमारी यूज हो जाती हैं, लेकिन कुछ पिन्स यूज नहीं होती हैं, ये तो आपने भी देखा है, तो वो अनयूज रह जाती हैं। लेकिन हम देते तो सारी चीजें हैं ना, ठीक है। Yes, यही sir. यही डिफरेंस है कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक एसिक आईसी में और इसमें। एसिक में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उतनी ही पिन्स को रखेंगे वहां पे, डिजाइन करेंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज अनयूज्ड नहीं रह जाएगी। लेकिन यहाँ जब भी हम लोग बनाते हैं तो हम एक जनरल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जिसको हमें यूज करना है हम उतने कनेक्शंस लेते हैं, बाकी अनयूज्ड रह जाते हैं हमारे। लेकिन इनको प्रोग्राम हम लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, घर में बैठ के भी हम लोग इनको प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप की हमारी टेक्नोलॉजी है। इसमें हम लिख लेते हैं कि गेट्स, ठीक है, ऑब्लिक फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, क्योंकि अभी गेट से हम लोग कौन कौन से सर्किट्स बनाते हैं, गेट से हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बना सकते हैं, ठीक है, और सीक्वेंशियल सर्किट अगर हम बनाने हो तो क्या करते हैं, हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं, ठीक है। तो गेट्स या फिर फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑलरेडी present present in it, so any logic function can be implemented
can be implemented, ठीक है, with these devices. Clear? तो Yes, sir. हाँ, अब यहाँ जैसे होता है PLD consists of inverter and or gates to implement any logic expression. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यही कॉम्बिनेशंस होते हैं, इन्वर्टर एंड और, क्योंकि इनके बेसिस पे हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं। और ये हमारे पास एक जाल के रूप में मिलते हैं, एक स्ट्रक्चर, मतलब पहले से बने हुए स्ट्रक्चर के रूप में यही कनेक्शंस मिलते हैं। बस हमें क्या करना होता है, जहाँ रिक्वायरमेंट है उनको कनेक्ट कर देना होता है। ठीक है, हमें अलग से कुछ नहीं लगाना, ये हमारे पास पूरी बनी हुई आती है, बस हमें इन्हें कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ मीटिंग एंड कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा कनेक्ट करिएगा, क्योंकि उसके बाद हमें दूसरा टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, वरना बीच में छूट जाती है। ओके सर।